सबसे पहले हम आज ये समझेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन कहाँ पे मिलता है। मतलब ये एक काइंड ऑफ फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है। तो ये फोर्स कब देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज देखो, जब एक बॉडी आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे कि एक बॉडी अगर है यहाँ पर, ठीक है, अ, और ये क्या है आपका इंक्लाइन, मतलब कि ये सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एम मास का बॉडी है, ठीक है। अगर इसके पास आप कोई वेलोसिटी दे दो भी, ठीक है, और इसको वेलोसिटी दे करके आप छोड़ दो, तो देखोगे कुछ देर दूर जा करके ये रेस्ट में आ जाएगा। लाइक कोई भी बॉडी अगर आपको आप उसको मोशन दे दो और उसको छोड़ दो एज इट इज, तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आगे जाते जाते कहीं ना कहीं दूर तक जाकर के वो रेस्ट में आ जाएगा। तो रेस्ट में आने का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ दैट मींस यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है। तो फिर यहाँ पर फोर्स कौन है, क्या बोले थे हम कि यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पर अप्लाई कर दिए और उसके बाद आप छोड़ दिए। तो वेलोसिटी लगा देने के बाद इसको छोड़ दिए, दैट मींस आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, बट स्टिल इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स है, ठीक है। अब ये फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसी की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, और वो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो वो एक्सेलरेशन कहां से आया, तो वो एक्सेलरेशन लाने वाला फोर्स कौन है, ठीक है। तब उस फोर्स का नाम आया फ्रिक्शन, ठीक है। जब एक बॉडी, तो फिर फ्रिक्शन के बारे में जानना स्टार्ट करते कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो देखो, जब एक बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा होता है, स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसके मोशन को रेजिस्ट करने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। चलो, तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। if we try to if we try to slide a body over a surface the motion is resisted by a bonding between body and surface, ठीक है। बॉडी और सरफेस के बीच में एक बॉन्डिंग जनरेट होता है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है, दिस resistance is represented by a force, ठीक है, called friction, ठीक है। चलो, थोड़ा सा अगर हम एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे, तो देखो, अगर देखा जाए तो ये तो बॉडी एकदम स्मूथ सरफेस का है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस भी एकदम से स्मूथ देखने में लगता है। लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर ऑब्जर्व करें, तो इसका जो सरफेस होता है ना, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये रफ रहेगा, ठीक है। कितना भी स्मूथ सरफेस ले लो, इसमें कुछ इस तरीके का सिचुएशन रहेगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, क्या हो जाता है कि ये जब इस सरफेस पे इस ब्लॉक को जब आप रखोगे, इस सरफेस पे इस ब्लॉक को जब रखोगे, तो थोड़ा सा ये क्या होता है ना, ये जो रफ सरफेस आपको दिखाई दे रहा है वो इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लोग बोलते हैं इसको कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग जनरेट हो जाता है। तो कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जब आप इस बॉडी को मूव करोगे, फोर्स लगा करके इस बॉडी को जब आप मूव करोगे, तो ये जो इरेगुलर सरफेस है उसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो कहीं ना कहीं इस बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा होगा, ठीक है, इस बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो, एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स करता क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, वो रिलेटिव स्लाइडिंग को स्लाइडिंग को अपोज करता है, ना कि ये मोशन को अपोज करता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
क्यों, कैसे, ये बात समझते हैं। जैसे अगर आप मान लो यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, एकदम से स्मूथ सरफेस, एकदम से स्लिपरी सरफेस, इस पे मान लो कि ऑयल गिराया हुआ है, ठीक है। अब आपको इस अगर ऑयल गिराया हुआ, दैट मींस सरफेस एकदम स्मूथ हो गया, दैट मींस सरफेस एकदम फ्रिक्शनलेस हो गया। अगर आप इस पे बोला जाए आपको चलने के लिए, तो अगर आपको बोला जाए इस पे चलने के लिए, तो आप चल पाओगे? बिल्कुल नहीं चल पाओगे। देखो अगर देखा जाए तो आप जो भी शू वगैरह, शूज चप्पल वगैरह जो भी पहनते हो, तो उसमें देखना एकदम जो सरफेस होगा वो क्या होता है, ग्रिप वाला होता है, ठीक है। इस तरीके का एकदम बहुत जबरदस्त ग्रिप ऐसा जनरेट किया जाता है। अब ये ग्रिप जो बनाया जाता है, इसका पीछे पर्पस क्या है? फ्रिक्शन और बढ़ाने का। अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता, तो सरफेस जो स्लीपर है वो क्या कर रखना चाहिए था, हम लोग को एकदम से स्मूथ रखना चाहिए। बट नहीं, हम लोग जैसे अगर हम लोग देखते हैं, अगर व्हील टायर देखते हैं, तो टायर में भी C8 का टायर रहेगा जो भी है, तो वहां पर भी एकदम से जो इस तरीके से क्या रहता है, ग्रूव जनरेटेड रहता है, मतलब कि वो सरफेस को एकदम रफ बनाया जाता है, सो दैट कि उसमें फ्रिक्शन रहे। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन लगा रख रहे हो ताकि अच्छे से मोशन हो पाए, इसका मतलब ये है कि कई जगह क्या होता है कि फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन मोशन को हमेशा अपोज करेगा, ठीक है। जैसे देखो अगर हम देखें एक और एग्जांपल, तो यहाँ पर स्मॉल एम, यहाँ पर कैपिटल एम है। कभी कभी तुम देखते हो कि एक किताब के ऊपर दूसरा किताब रखा हुआ है, और नीचे वाले किताब को तुम खींचते हो तो ऊपर वाला किताब अपने आप आगे मूव कर जाता है, ठीक है ना। तो अपने आप थोड़ा सा उसके साथ साथ मूव कर जाता है, तो फिर ऊपर वाले ब्लॉक को कौन आगे मूव किया कराया? तो ऑब्वियसली जो सरफेस के मतलब दोनों के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, तो ऊपर वाला ब्लॉक एज इट इज रह जाता है कि नहीं है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को कभी कभी सपोर्ट भी करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज बहुत श्योर है, और वो ये है कि रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करेगा। रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करने का मतलब ये कि अगर मान लो यहाँ पर दो सरफेस है, ठीक है, अब इन दोनों सरफेस के बीच में अगर मोशन हो रहा होगा, तो उसको अपोज करेगा, ठीक है, उसको अपोज करेगा। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन आया कि जब ये इंसान था, अब ये भी मूव कर रहा था, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हम अगर जब चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक बार पैर रखे, उसके बाद दूसरा पैर यहाँ पे रखे, तीसरा मतलब उसके बाद नेक्स्ट कदम जो होगा यहाँ पे रखते हैं, ऐसे रखते जाते हैं और होल्ड करते हैं, ना कि अपने पैर को स्लाइड कराते हैं सरफेस पे। समझ रहे हो? तो होल्ड नहीं, मतलब स्लाइड नहीं कराते हम, एक जगह अपना पैर को रखे, उसके बाद फिर उसको मतलब उसको इतना सरफेस रफ होना चाहिए कि पैर हमारा स्लाइड ना करे, ठीक है। तो फिर उसके सपोर्ट लेते हुए दूसरा पैर हम आगे बढ़ाते हैं, समझ रहे हो? तो ये सिचुएशन होता है। तो वैसे सिचुएशन में फ्रिक्शन यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपोज करेगा। रिलेटिव स्लाइडिंग को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो अब ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या पढ़ना है, देखो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो हमेशा पैरेलल टू द सरफेस एंड, अब डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये लगेगा एक्स एक्स पैरेलल टू द सरफेस, x parallel to the surface and opposite to the direction of intended motion, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल और जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला होगा उस डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि अगर मान लो यहाँ पर बॉडी इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो क्या हुआ, सरफेस के अलोंग लगता है, ठीक है, एक्ट पैरेलल टू द सरफेस। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना, तो ये चीज देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को कि ये कैसा फोर्स है। एक टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है कि नहीं है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और ये तभी लगेगा जब एक सरफेस दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो देखो अगर देखा जाए कांटेक्ट फोर्स का, तो कांटेक्ट फोर्स अगर एक मास का बॉडी यहाँ पे रखा रहे तो दो कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे लगते हैं, एक along द सरफेस मतलब इस सरफेस के पैरेलल, और दूसरा इस सरफेस के परपेंडिकुलर।
और इस फोर्स को कहते हैं क्या, नॉर्मल रिएक्शन। तो दो कांटेक्ट फोर्स होते हैं। कोई भी बॉडी अगर सरफेस पे किसी सरफेस पे रखा रहेगा तो दो फोर्स लगेगा। कौन कौन? तो एक कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल, क्या हो गया इसको, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और दूसरा जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन, और ये हो गया पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। तो दो ही लगते हैं, ठीक है ना। चलो, अब अगर देखा जाए कि नेट फोर्स अगर देखें हम लोग, अगर हम सोचे कि नेट फोर्स क्या होगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स, कौन सा नेट फोर्स, तो नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स बराबर कितना होगा, तो नेट कांटेक्ट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा, एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के पैरेलल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इतना अमाउंट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स लगता है बॉडी पे, ठीक है। जब ये बॉडी कहीं ना कहीं देखो रेस्ट में रखा रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसमें मोशन की टेंडेंसी होगा, ठीक है, या तो मोशन कर रहा होगा या तो मोशन की टेंडेंसी होगा, तभी जाकर के फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। जैसे आप अगर सिंपली अगर कहीं पे बैठे हुए हो तो फ्रिक्शन फोर्स आप पे नहीं लगेगा, लेकिन जब आप अपने आप को स्लाइड कराने की कोशिश करोगे, ठीक है, जब आप अपने आप को स्लाइड कराने की कोशिश करोगे तब जाकर के फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है क्या, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, अब इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अब अगर हम देखें एक बहुत बड़ा सा हेवी ब्लॉक ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या करते हैं, अभी रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास मान लो 100 kg, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा ये क्या कर रहा है, उस पर पुश कर रहा है, तो क्या ये बच्चा इसको मूव कर पाएगा, नहीं मूव कर पाएगा। तो अगर ये मूव नहीं कर पा रहा है, बट ये फोर्स तो लगा रहा था, है कि नहीं, ये टेबल या कोई बक्सा को बॉक्स को वो मूव कराने की कोशिश कर रहा है और इस पे क्या हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है, बट स्टिल ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप कि यहाँ पर एक इंसान फोर्स लगा रहा है। न्यूटन्स लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगता है, ठीक है, तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, एफ अपॉन एन। अब ये बच्चा मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बहुत कम फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, लेकिन फिर भी उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन आना चाहिए ना, बट ये बॉडी मूव कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये इस नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है इसके वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, किसके डायरेक्शन में, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, जो आप ये जो बच्चा लगा रहा है फोर्स, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो होल्ड करके रखेगा इसको, ये ब्लॉक को आगे मूव नहीं करने देगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अभी एक बच्चा था, ठीक है, अब ये अपने फ्रेंड लोग को और बुला लाया, ठीक है, 4-5 बच्चे मिलकर के अब धक्का देना स्टार्ट कर दिए। तो एक समय ऐसा आएगा ये एकदम से अबाउट टू मूव होगा, लाइक अब इसके बाद थोड़ा सा भी और अगर जोर लगा दिया जाए, ताकत लगा दिया जाए, तो ये बॉडी अब मूव कर जाएगा, ठीक है। तो एक होता है बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद अगर बाउंड्री से भी क्रॉस कर गया, ठीक है ना, तो फिर लगेगा आपको, तब उसके बाद ये बॉडी क्या करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक समय ऐसा था कि जब बॉडी रेस्ट में था बट फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जब बॉडी रेस्ट में रहता है और उस सिचुएशन में जब आप फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करते तो उस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या, उसको उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, तो जब ये बॉडी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v से आगे मूव कर रहा होगा, है ना, उस सिचुएशन में ये जो नीचे जो रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस रफ सरफेस पे रखे होने के वजह से
रफ सरफेस पे रखे होने के वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है ना, देखो if external force, if external is unable to slide the body, ठीक है, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, स्लाइड बॉडी, मतलब अगर कोई अप्लाइड फोर्स बॉडी को स्लाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स फ्रिक्शन, ठीक है, कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेट फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस, मतलब देखो अभी अगर मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, यहाँ पर 10 न्यूटन लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें, अगर यहाँ पर 50 न्यूटन लगा रहे हैं, अब 50 न्यूटन लगाने के बाद भी अगर बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा, दैट मींस यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 50 न्यूटन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ net applied force parallel to the surface, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो होगा उसकी बात करते हैं, फिर जाकर के सारे को मिला करके क्वेश्चंस करेंगे, तब ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो देखो लिमिट वर्ड का यहाँ मतलब समझ में आ रहा होगा कि नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लिमिट आ रहा है। तो लिमिट कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आप इसमें फोर्स लगा रहे थे, एम मास का बॉडी है, अब ये स्लाइड नहीं कर रहा था, ठीक है, अब ये स्लाइड नहीं कर रहा था, अब क्या हो गया कि इस पे फोर्स हम बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो फोर्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो इस बॉडी पे भी प्रेशर आ गया ज्यादा कि अब इसको मूव करना है। ठीक है, तो इस फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू पे, मतलब एक ऐसा फोर्स आएगा, मतलब एक फोर्स का एक ऐसा वैल्यू होगा जिसपे ये अगर वो लग रहा होगा इस बॉडी पे तो ये एकदम से अबाउट टू मूव होगा। दैट मींस अगर मान लो वो फोर्स अगर 100 न्यूटन है, ठीक है, तो 100 न्यूटन फोर्स अगर इस पे लगा रहे होंगे तो अभी तक ये बॉडी मूव नहीं किया, लेकिन हाँ इसमें अगर थोड़ा सा और 0.01 न्यूटन और अगर ऐड करोगे तो ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। दैट मींस कि थोड़ा सा भी और अगर फोर्स इस पे लग गया तो ये बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन में जब बॉडी अबाउट टू स्लाइड होता है, मतलब बॉडी अभी स्लाइड नहीं हुआ है, बॉडी अबाउट टू स्लाइड, तो उस सिचुएशन में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कहीं ना कहीं देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बॉडी क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बॉडी क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। ठीक है, तो चलो अब इसको अगर हम लोग डिफाइन करना रहे तो क्या कहेंगे, इफ स्लाइडिंग बिटवीन the surface is about to begin, ठीक है, is about to begin, the static friction is at its maximum value, ठीक है, which is equal to mu s n। चलो खैर ये तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये mu s n होता है क्या,
ठीक है ना। इफ स्लाइडिंग बिटवीन द सरफेस इज अबाउट टू बिगिन, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज एट मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू, दैट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। समझ गए? चलो अब देखो समझते इस बात को कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। देखो क्या होता है कि सरफेस कितना रफ है, ठीक है ना। देखो अगर इस एम मास के बॉडी है, ठीक है, एम मास के बॉडी को अगर हम लोग को अगर आगे मूव कराना है तो किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लो 10 kg का ब्लॉक रहता तो वो बच्चा आसानी से इसको मूव करा सकता है, करेक्ट है ना। अब यहाँ पर अगर मान लो 50 kg का ब्लॉक रहेगा तो मूव कराना थोड़ा डिफिकल्ट है। 100 kg, 1000 kg का ब्लॉक रहेगा तो इनफैक्ट हमारे लिए भी इसको मूव कराना डिफिकल्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहीं ना कहीं यहाँ पर mg हो सकता है, mg हो सकता है, ठीक है, इसके मास पे तो mg कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये सोचते हैं कि क्या mg या कुछ और, ठीक है ना, mg या कुछ और। तो एक काम करते, अभी इसका मास ना 100 kg रखते हैं, ठीक है, 100 kg रखते और एक इंसान को यहाँ पर लाते हैं और वो फोर्स लगाता है, इसको स्लाइड कर लेता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ऊपर से एक इंसान और है, वो क्या कर रहा है, इसको प्रेस किए जा रहा है, ठीक है, इसको प्रेस किए जा रहा है। मास इसका भी 100 kg ही है, मास इसका भी 100 kg ही है, लेकिन पहले केस में क्या यहाँ पर फोर्स हम नहीं लगा रहे थे, दूसरे केस में यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब इस फोर्स को हम लगा रहे हैं, ठीक है, जब इस फोर्स को हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इस फोर्स के लगने के वजह से अब इस इंसान को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस इंसान को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या ये मास पे डिपेंडेंट है या किसी और चीज पे। तो देखो अगर इसको इफेक्ट, इस इफेक्ट को और इसके मास दोनों के इफेक्ट को अगर कंसीडर करना है तो ऐसे सिचुएशन में सबसे बेहतर चीज है वो है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स लगा रहे थे तो ये एफ वी हो गया कंसीडर में और ये एम जी, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो हो गया वो क्या हो जाएगा, एफ प्लस एम जी हो जाएगा, है ना। तो अब देखो कोई भी ये वर्टिकल डायरेक्शन में, कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसमें उसके वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। अगर इस नॉर्मल रिएक्शन में चेंज आएगा तो फिर यहाँ पर आप कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इज मूव कर जाए, उसमें भी चेंज आएगा। तो फिर यहाँ से समझ में आता है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अब हम और समझते हैं चीजों को कि दो केस लेते हैं, एक केस दोनों में मास हम सेम रख ले रहे हैं, ठीक है, दोनों में मास हम सेम ले रहे हैं, ठीक है। और एक क्या है ना, एक यहाँ पर जो सरफेस है कैसा एकदम स्मूथ सरफेस लेते हैं और यहाँ पर जो सरफेस लेते हैं वो क्या लेते हैं, रफ, ठीक है। और दोनों केस में आप इसको पुश करना स्टार्ट करोगे, तो जब दोनों केस में आप इसको पुश करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आप मास तो सेम है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो सेम है, बट इसके बावजूद भी अगर इस पे आप ज्यादा फोर्स लगाओगे ये बॉडी क्या करेगा, मतलब इस पे फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी आसानी से मूव कर जाएगा, बट ये बॉडी का मूव करना डिफिकल्ट होगा। दैट मीन्स केवल नॉर्मल रिएक्शन पे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी कोई चीज है, और वो क्या है, वो कुछ भी होगा, वो डिपेंड करेगा दोनों सरफेस के स्मूथनेस और रफनेस पे, ठीक है ना। तो उस चीज को कंसीडर करने के लिए यहाँ पर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, म्यू एस। ये क्या है, एक कॉफिशिएंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को नाम हम लोग क्या देते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग सिचुएशन में बॉडी क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। तो जब ये बॉडी रेस्ट में रह रहा है इसका मतलब क्या, जब ये बॉडी रेस्ट में रह रहा है दैट मींस अभी भी स्टैटिक वाला ही सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो म्यू एस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा आपको, डिपेंड्स ऑन the
रफनेस, डिपेंड्स अपॉन द रफनेस, या फिर कह सकते हो नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट। अब देखो ये नेचर की अगर हम बात करेंगे तो किस किस चीज को नेचर का देखना पड़ेगा, लाइक वो कितना रफ है और रफ और स्मूथ, ठीक है, सरफेस ज्यादा रफ है या ज्यादा स्मूथ है, पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है, ठीक है। कभी ऐसा भी सिचुएशन होगा कि अगर वेट रहेगा और ड्राई रहेगा, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि सरफेस कैसा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेकर के, उसको हम लोग अभी मेंशन करते हैं। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो अगर इसका भी मास m है और इसका भी मास क्या है m है, ठीक है, दोनों अगर यहाँ पर मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, दोनों के केस में सेम सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो अगर स्मॉल a हो गया, यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो वेरी कर गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या फ्रिक्शन फोर्स चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो उस चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, limiting friction is independent, limiting friction is independent of the apparent area of the apparent area of contact, area of contact till the value of, till the value of normal reaction, till the value of normal reaction remain constant, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये जो म्यू है, ये जो म्यू है, म्यू एस का वैल्यू ये लाई करेगा, लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है, लाइज बिटवीन 0 and 1। और ये जो म्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा रफनेस पे, ठीक है। किस चीज पे डिपेंड करेगा, रफनेस पे। तो म्यू का वैल्यू ज्यादा कब होगा और म्यू का वैल्यू कम कब होगा, है ना। तो सुनो मेरी बात को, अगर सरफेस ज्यादा रफ है, ठीक है, अगर रफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा सरफेस रफ है तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। और सरफेस जो है स्मूथ है, ठीक है, अगर सरफेस क्या है स्मूथ है तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। नाउ अब हम लोग, अच्छा अगर ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ऐसे समझना कि अगर मान लो यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.2, ठीक है। तो और यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है, एफ लिमिटिंग कितना लग सकता है, तो एफ लिमिटिंग बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस का वैल्यू कितना 0.2, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा दो और 10 kg है तो 10 g इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना 100, दैट मीन्स 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ये हो सकता होगा इस केस में, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी केवल अभी बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अभी पहले इन तीनों को टॉपिक को खत्म होने देते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कई सारे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे समझेंगे कि क्या होता है। चलो अब हम लोग थर्ड देखते हैं और वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नाम से ही यहाँ पे बहुत क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कैसा फ्रिक्शन है, जब बॉडी मोशन में होगा, जब ये बॉडी एम मास का बॉडी अगर मान लो यहाँ पर ए सरफेस है, ठीक है, और ये मोशन में होगा, वी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में जब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, तो वो फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर होगा कितना, when body slides on the surface, जब बॉडी स्लाइड करता है सरफेस पे, ठीक है, the existing friction at that situation
is kinetic friction, is kinetic friction, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाता है कितना, म्यू के इनटू एन, वेयर एन जो होगा यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, है ना। और ये जो म्यू के है, म्यू के का वैल्यू जो होगा इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में पढ़े थे एक वर्ड म्यू एस, और यहाँ पर देख रहे हैं म्यू के, तो ये दोनों है क्या, दोनों में सिमिलैरिटी होगा क्या, या कुछ डिसिमिलरिटी है क्या, क्या है वो अभी हम देखते हैं। देखो ये दोनों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन ये स्टैटिक के सिचुएशन में, काइनेटिक के सिचुएशन में, इसके वैल्यू में थोड़ा सा का अंतर होता है, ठीक है, या तो म्यू एस का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा या तो दोनों बराबर होगा, ठीक है, ये चीज होता है। अब ऐसा क्यों, तो देखो म्यू एस कब लग रहा था, जब बॉडी स्टैटिक में था। अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहता है, ठीक है, तो बॉडी जब रेस्ट में रहे उसको मूव कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू अगर मान लो बॉडी खुद भी वेलोसिटी से मूव कराए, इसको थोड़ा सा पीछे से धक्का दे दिए, तो ये इसका स्पीड इंक्रीज हो, जैसे अगर मान लो यहाँ पर मान लो स्पीड 10 है, इसके स्पीड को 10 से 20 करना आसान होगा एज कंपेयर टू इसके वेलोसिटी को 0 से 10 करना। मतलब दोनों में आप वेलोसिटी का चेंज कितना ला रहे हो, 10, यहाँ पर भी वेलोसिटी का चेंज कितना ला रहे हो, 10, लेकिन इस सिचुएशन में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा इसको इतना स्पीड गेन कराने में। रीजन क्या है, तो रीजन सिंपल है कि जब आप रेस्ट में रहते हो तो वहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहता है, ठीक है, और जब आप मोशन में आ गए तो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता ये है कि अगर आप रेस्ट में हो और आपको 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड गेन कराना है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपको ये स्पीड गेन कराना है तो दो लेवल पे हम लोग काम करना पड़ेगा। पहला कि सबसे पहले आपको इनर्शिया पे काम करना पड़ेगा, आपको इनर्शिया को ओवरकम करना है, एट द सेम टाइम इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनर्शिया को भी ओवरकम करना है, प्लस मोशन में इंक्रीमेंट लाना है, तो वो तो अलग अलग काम करना है। तो यहाँ पर दो चीज का टेक केयर करने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स का रिक्वायरमेंट हो जाता है, समझ गए, इसीलिए यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू म्यू के, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इन सारे का वैल्यू कुछ 0 से 1 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर जैसे अगर मान लिया जाए, अगर ऐसे सिचुएशन देखो एग्जांपल के तौर पे, एक छोटा सा एग्जांपल, जस्ट 5 kg का ये ब्लॉक है, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये मोशन में है, मोशन में, और अगर यहाँ पर म्यू के का वैल्यू अगर 0.5 दे दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा। देखो जब अगर म्यू के का वैल्यू है, दैट मींस ये क्या है कि सरफेस रफ है, अगर सरफेस रफ है तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू के इनटू एन। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg के बराबर होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो 5g होगा, दैट मींस कितना, 50 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा आपका, कितना लगेगा, 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इनटू 0.5, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा, समझ गए। तो ये चीजें नाउ चलो अब इसके बाद एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा चीज ये देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर ग्राफ देखा जाए, ठीक है, जैसे ग्राफ में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कि एग्जैक्टली होता क्या है। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक रखे हुए, ठीक है, ये ब्लॉक क्या है आपका, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है आपका अप्लाइड फोर्स, इधर है, ये हो गया आपका अप्लाइड फोर्स, और ये हो गया आपका इधर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो देखो जैसे अभी अगर मान लो अप्लाइड फोर्स अगर आप 0 लगाओगे तो बॉडी तो रेस्ट में रहेगा ही, समझ रहे हो। अब ये सरफेस कैसा है, रफ, ठीक है, बॉडी रेस्ट में रहेगा और साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहे होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे, तो इनिशियल में ग्राफ ऐसा होगा। अब क्या हो रहा है कि बॉडी पे थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा है,
तो थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी और बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन बॉडी मूव नहीं करेगा, ठीक है। अभी मोशन को रेजिस्ट करेंगे, जैसे अभी अगर मान लो इसका 100 kg वजन रहे, ठीक है, आप इस पे 0.1 न्यूटन फोर्स लगाओ तो ये बॉडी मूव तो करेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड में स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और ग्राफ कैसा होगा? एकदम से स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा? एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना। क्या होगा? ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब इसके बाद अगर और आप फोर्स बढ़ा दिए, इसके बाद मतलब ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा दिए तब बॉडी रुकने वाला नहीं है, ठीक है, तब जाकर के बॉडी स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कैसा फ्रिक्शन लग रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में F स्टैटिक इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, मतलब जितना अप्लाइड फोर्स होगा, ठीक है, जितना अप्लाइड फोर्स होगा वो सारा क्या हो रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर। अच्छा एक सेकेंड, ये जो F स्टैट एक्सटर्नल जो है, ठीक है, देखो ये जो F एक्सटर्नल है ना, वो कौन सा फोर्स है? जैसे हो सकता है ये फोर्स इधर भी लग सकता है, लेकिन इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो चलो यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि जितना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये चीज क्लियर है। और यहां तक हम लोग आ गए स्टैटिक वाला सिचुएशन में। अब इसके बाद सिचुएशन यहाँ पर बदलेगा थोड़ा सा। क्या बदलेगा? कि इसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी और फोर्स बढ़ाए, अभी तक अप्लाइड फोर्स इतना है, ठीक है, अभी तक अप्लाइड फोर्स है, अब इसके बाद थोड़ा सा और फोर्स का वैल्यू बढ़ाओगे तो अब बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा, अब बॉडी क्या करेगा? स्लाइड करेगा। तो स्लाइड करने के बाद जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन कैसा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसके बाद का ग्राफ जो है वो इस तरीके का देखा गया, ठीक है, इस तरीके का देखा गया। दैट मीन्स अब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो है वो नहीं बदल रहा है, अब कांस्टेंट हो गया। और ये जो फ्रिक्शन है वो क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्या है ये? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है, इतना फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर देखो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा स्पाइक्स आपको देख, मतलब थोड़ा सा ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन से ऊपर में एक वैल्यू दिख रहा है, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर वैल्यू दिख रहा है ये, ठीक है। और ये है आपका एफ लिमिटिंग, जिसका वैल्यू कितना होगा? म्यू एस एन। और यहाँ पर जो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एफ काइनेटिक, दैट इज कितना? म्यू के इनटू एन। समझ रहे हो? तो जैसे ही बॉडी मोशन करना स्टार्ट करेगा उसमें थोड़ा सा कम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये सब चीजें अभी हम लोग समझ गए सारा कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि पूरे कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग सबसे पहले एक ब्लॉक ऐसा है, ठीक है, इसके नीचे एक और ब्लॉक रख दिए, ठीक है, 2 ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा सरफेस, ठीक है। अब इसको ए बोल दिए, इसको हम लोग क्या? बी बोल दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और यहाँ पर क्या है आपका? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बोला जाए कि ऑल द सरफेसेस आर रफ, ऑल द सरफेसेस आर रफ, ठीक है, सारे सरफेस क्या है? रफ है। और आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ फ्रिक्शन फोर्स, ड्रॉ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए एंड बी, ऑन ए एंड बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज आपको बता देते हैं, ठीक है, कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है? ओबे करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर मान लिया जाए 2 सरफेस है, ठीक है, अगर ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, ठीक है, तो नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे लग रहा होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ गए? और यहाँ पर ये हो गया आपका न्यूटन के थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो
अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझने की बात है, दोनों बॉडी को हम लोग देखते हैं, एक बॉडी को ऐसे रख लिए, दूसरा को ऐसे रख लिए, ठीक है। अब देखना है हम लोग को यहाँ पर इन दोनों सरफेस की बात करें, देखो दोनों मोशन में है, दोनों क्या है, मोशन में है, और दोनों का स्पीड सेम नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर रिलेटिव स्लाइडिंग होगा। रिलेटिव स्लाइडिंग क्या होगा, होगा। तो क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्लाइडिंग होगा तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों का स्पीड आप लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग को सोचना है कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाना है, इस पे आगे लगेगा या इस पे आगे लगेगा, किस पे आगे लगेगा उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसका वेलोसिटी ज्यादा है उस पर तुम फोकस करो, ठीक है। किसका वेलोसिटी ज्यादा है उस पर फोकस करो, तो इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर वाले सरफेस के रेस्पेक्ट में ये बॉडी आगे की ओर मूव करेगा। ये वाला बॉडी जब आगे की ओर मूव करेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा दिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग गया तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग जाएगा, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर ये चीज हो गया। अब देखो नीचे में एक क्या है, ग्राउंड सरफेस है ना, तो ग्राउंड सरफेस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ग्राउंड सरफेस पे भी क्या होगा कि ग्राउंड सरफेस के रेस्पेक्ट में बॉडी क्या कर रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर भी ग्राउंड सरफेस की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिचुएशन, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहा है, अगर मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, अब इसमें दो चीज दिया हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव भी कर रहा है, इधर फोर्स लगाया हूं कितना, 1 न्यूटन, ठीक है, फोर्स कितना, 1 न्यूटन। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि फाइंड, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड, पहला है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप बताइए, पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, on the block exerted by, on the block exerted by ground, ठीक है। और on the ground, नेक्स्ट क्वेश्चन है on the ground, on the ground exerted by block, सिंपल है। तो देखो यहां पर अगर आपको देखना हो तो यहां पर बच्चे में जो कंफ्यूजन जनरेट होता है उसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी आगे है और फोर्स क्या है, पीछे की तरफ है, फोर्स क्या है, पीछे की तरफ है। अब फ्रिक्शन फोर्स किसके अलोंग लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएंगे, इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट या फिर मोशन के अपोजिट, यहाँ पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये बात समझना जरूरी है कि फ्रिक्शन फोर्स का बेसिक डिफिनेशन क्या है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग। तो मतलब अगर बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब स्लिप किधर कर रहा है, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ना कि इधर की तरफ, समझ गए। तो ये चीज हो गया। और अगर इस बॉडी पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो फिर ग्राउंड सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करते चलते हैं, ठीक है। अभी अगर मान लो यहाँ पर m मास का बॉडी है और इस पे फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स का वैल्यू जो है वो अब चेंज कर देंगे, सीरियल नंबर ऐसे रख लेते हैं, सीरियल नंबर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स का वैल्यू, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, सेकेंड केस में जो फोर्स लगा रहे हो कितना है, 2 न्यूटन लगा रहे हैं, और थर्ड केस में आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है, 2.5 न्यूटन है, ठीक है। तो 3 डिफरेंट केसेस है। अब तीनों केसेस में पूछ रहा है आपसे, अच्छा यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो देखो, यहाँ पर मास का वैल्यू कितना है, 1 kg है, ठीक है, और ये सरफेस रफ है,
यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू जो है कितना है 0.2 है, ठीक है, और म्यू के का वैल्यू जो है वो कितना है 0.15, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्कस करिए, डिस्कस द फ्रिक्शन फोर्सेस, द फ्रिक्शन फोर्सेस इन ऑल थ्री केसेस, ऑल थ्री केसेस। तो तीनों केस में आप फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस करो। चलो तो पहला केस का देखते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन जब भी आए तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो 1 न्यूटन फोर्स है क्या ये बॉडी को स्लाइड कराएगा या नहीं कराएगा, ठीक है। तो कोई बॉडी तब स्लाइड करेगा, ठीक है, जब इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से फ्रिक्शन के वैल्यू से ज्यादा, व्हेन फोर्स जो अप्लाइड है, ठीक है, इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, then only बॉडी विल स्लाइड, ठीक है ना, तभी जाकर के बॉडी स्लाइड करेगा, अदरवाइज बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर एफ लिमिटिंग का वैल्यू निकालो। एफ लिमिटिंग का वैल्यू कैसे निकलता है, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मास कितना है 1 kg, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, mg के बराबर होगा, mg दैट मींस 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई बाई एन, एन का वैल्यू कितना 10, तो यहाँ पर कितना लगेगा 2 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम चीजों को डील करते हैं। तो फर्स्ट केस में एफ अप्लाइड क्या है, एफ अप्लाइड जो है वो कितना 1 न्यूटन है, दैट इज लेस देन एफ लिमिटिंग। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, बॉडी विल नॉट स्लाइड, बॉडी क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। तो जब बॉडी स्लाइड नहीं करेगा इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, इस सिचुएशन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब अगर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है एफ अप्लाइड, ठीक है, एफ अप्लाइड। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कितना है 1 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाइड, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सिचुएशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर लगेगा, 1 न्यूटन के बराबर लगेगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड केस की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड केस में जो एफ अप्लाइड है वो कितना है, वो कितना है 2 न्यूटन के बराबर है। तो क्योंकि यहाँ पर एफ अप्लाइड जो है वो 2 न्यूटन के बराबर है, ठीक है, और एफ लिमिटिंग का वैल्यू भी जो क्या है 2 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो अभी क्या है कि एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग है, ठीक है ना, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तक भी बॉडी जो होता है स्लाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी डज नॉट स्लाइड, ठीक है, डज नॉट स्लाइड। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर होगा, 2 न्यूटन के बराबर होगा, समझ गए। तो यहाँ तक तो सही है काम। नाउ थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में एफ अप्लाइड जो है वो कितना था, यहाँ पर 2.5 न्यूटन था, ठीक है, और इस सिचुएशन में भी जो एफ लिमिटिंग का वैल्यू है कितना है 2 न्यूटन के केस में 2 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि एफ अप्लाइड जो है, हाँ, यहाँ पर जो एफ अप्लाइड है वो क्या है, एफ लिमिटिंग और एफ अप्लाइड में कौन ज्यादा है, तो एफ अप्लाइड ज्यादा है। तो जब अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, देन बॉडी विल स्लाइड, देन बॉडी विल स्लाइड। और जब बॉडी स्लाइड करेगा तब बॉडी में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, देन काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, ठीक है, देन बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट। अब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो म्यू के इंटू एन। अब म्यू के की वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है 0.15 और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन। सो इन दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा आपका 1.5 न्यूटन, समझ गए। हाँ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि सरफेस नीचे रफ है, ठीक है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ कितना म्यू एस, है ना। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एफ जो अप्लाइड फोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, कहां से, 0 से इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब आपको पूछ रहा है कि ड्रॉ ग्राफ
बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड टेंशन। तो टेंशन कहाँ जनरेट होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो देखो यहाँ पर जब अगर हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम लोग किस चीज का ध्यान रखेंगे वो देखो। जैसे यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, टेंशन टी रख लेते हैं और इधर क्या है, अप्लाइड फोर्स एफ, ठीक है। अब देखो केस बताते हैं तुमको। केस 1 में क्या होगा, जब यहाँ पर फोर्स 0 होगा, ठीक है। अब फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, और कब तक, अगर ये जो फोर्स का वैल्यू म्यू एस एन से अगर लेस देन तक है, म्यू एस एन से अगर म्यू एस एन से अगर कम है, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो म्यू एस एन से अगर कम होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, ये बॉडी स्लाइड तो करेगा नहीं। अब अगर ये बॉडी स्लाइड करेगा ही नहीं, तो ना ये स्लाइड करेगा, तो फिर इस स्ट्रिंग पे कोई प्रेशर आएगा नहीं। समझना इस बात को कि यहाँ से फोर्स सबसे पहले 0 था, अब क्या कर रहे हैं, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फोर्स को ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगर इंक्रीज कर रहे हैं, अब यहाँ पर अगर मान लो एफ लिमिटिंग का वैल्यू है कितना, 10 न्यूटन, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर 9 न्यूटन तक फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। अगर ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगा तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा, 0 होगा। समझ गए, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, 0 होगा। तो जब तक कि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स जो है वो म्यू एस एम जी के बराबर ना हो जाए, म्यू एस एम जी के बराबर ना हो जाए, टेंशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब उसके बाद जैसे जैसे अब अगर एफ अगर म्यू एस एन से बढ़ जाए, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ऐसे समझो ये अप्लाइड फोर्स है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये स्लाइड करना चाहेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, F इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एस एम जी, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, F माइनस म्यू एस एम जी, F माइनस म्यू एस एम जी। तो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, यहाँ पर पावर में क्या है, 1 है ना, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा इस तरीके। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर अगर मान लो ऐसा सरफेस है और यहाँ पर क्या है, हम 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू 0.5 दिया और इसका मास कितना है, 10 kg है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है तुमसे कि फाइंड आउट मिनिमम फोर्स, फाइंड आउट मिनिमम फोर्स must be applied vertically downward, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाए, सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हम समझते हैं ना कि यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर कह रहा है कि 100 न्यूटन फोर्स तो आप लगा ही रहे हो, ठीक है। इसका मास कितना है, 10 kg है, और यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना है, 0.5 दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। अब क्या ऐसे सिचुएशन में ये बॉडी स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, पहले ये सोच लो, ठीक है। तो बॉडी स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, पहले ये सोच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस सिचुएशन में एफ लिमिटिंग निकालो। एफ लिमिटिंग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगेगा और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग बराबर क्या होगा, म्यू इंटू mg, है ना। तो म्यू का वैल्यू कितना, 0.5 इंटू 10 इंटू जी, तो कितना हो जाएगा आपका 50 न्यूटन। एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। यहाँ पर एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना होगा, 50 न्यूटन, और यहाँ पे लगाया कितना जा रहा है, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन लगाया जा रहा है, इसका मतलब कि बॉडी क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो जब बॉडी स्लाइड करेगा तो हमको स्लाइडिंग को रोकना है। तो स्लाइडिंग को रोकेंगे कैसे, तो स्लाइडिंग को रोकने का यहाँ पर तरीका बताया गया, ठीक है। स्लाइडिंग को यहाँ पर रोकने का जो स्टेप है वो क्या है कि यहाँ पर आपको फोर्स लगाना है।
फोर्स लगाना है। तो जब आप फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, जब आप फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में, तो क्या बदलेगा? तो बदले, देखो एफ लिमिटिंग का वैल्यू जो होता है वो क्या है, म्यू एस एन होता है। अब यहाँ पर ये म्यू एस का वैल्यू तो बदल नहीं सकते, एन का वैल्यू हमारे हाथ में, एन का वैल्यू हम कुछ इस तरीके से बढ़ा दे सो दैट कि एफ लिमिटिंग जो है वो 100 न्यूटन के बराबर हो जाए। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि बॉडी आगे स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो अब अगर जब आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहे होगे, mg तो लग ही रहा है नीचे और फोर्स एक और लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी। ठीक है, अब अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इतना हो जाएगा तो एफ लिमिटिंग बराबर कितना हो जाएगा, तो म्यू एस इंटू एन, और एन की जगह पे क्या होगा, एफ प्लस एम जी। ठीक है, एफ लिमिटिंग इतना हो जाएगा। नाउ अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फॉर मिनिमम फोर्स, हाँ तो देखो यहाँ पर एफ लिमिटिंग का वैल्यू इतना है। फॉर मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ 100 न्यूटन इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग, सिंपली म्यू एस इंटू एफ प्लस एम जी कर लेंगे। ठीक है, ये एफ, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू म्यू एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू एफ प्लस एम जी का वैल्यू कितना है, एम जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर सॉल्व करोगे तो उसको तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 100 डिवाइडेड बाई 0.5 और उसके बाद फिर माइनस 100 इज इक्वल टू एफ, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर 100 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इतना न्यूटन फोर्स उसको ऊपर से लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बॉडी क्या होगा, स्लाइड नहीं करेगा, अदरवाइज बॉडी स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए सिंपली ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, है ना, और यहाँ पर मास एम रखा हुआ है, और यहाँ पर म्यू एस और म्यू के। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट acceleration of the block, find out the acceleration of block for different range of f। ठीक है, तो अगर f के वैल्यू बदलता जाएगा तो इसका यहाँ पर एक्सेलरेशन में क्या बदलाव आता चला जाएगा। तो देखो सबसे पहला कंडीशन, अगर यहाँ पर जो फोर्स होगा 0 से लेकर के अगर मान लिया जाए म्यू एस एन तक रहेगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर 0। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर अगर फोर्स अगर म्यू एस एन से बड़ा हो गया, म्यू एस एन मतलब एफ इज ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम जी, तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, एफ काइनेटिक विल एक्ट होगा, एफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सबसे पहला तो चीज ये हो गया। दूसरा चीज, अब अगर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, फोर्स इधर लगा रहे हैं और म्यू के एम जी इधर लगेगा, और बॉडी क्या होगा, आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, नेट फोर्स दैट इज म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय एम, है ना। तो ये एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगा। तो डिफरेंट केसेस में एक्सेलरेशन ऐसे वेरी कर रहा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर 30 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर 30 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर मास कितना 10 kg, है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि म्यू एस और म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू एस का वैल्यू 0.5 और म्यू के का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.4। ठीक है, अब आपसे पूछे कि फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल, फाइंड एक्सेलरेशन क्या करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर फिर से एक ही काम करने का जरूरत है। यहाँ पर हम लोग को किस चीज को देखोगे, ये 30 न्यूटन को नहीं देखना है हम लोग को, और म्यू के को भी नहीं देखना है हम लोग को, कंसीडर किस पे करना, म्यू एस पे। तो म्यू एस को कंसीडर अगर करोगे तो यहाँ पर एफ लिमिटिंग का वैल्यू निकालो, एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो म्यू एस एम जी, तो म्यू एस एम जी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5, और एम जी का वैल्यू कितना होगा 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, कितना होगा 50 न्यूटन, है ना। तो 50 न्यूटन, और यहाँ पर एफ अप्लाइड कितना है, एफ अप्लाइड है 30 न्यूटन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है 50 न्यूटन। दैट मींस यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन से कम है। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा,
स्टैटिक का सिचुएशन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। ऊपर वाले क्वेश्चन का अप्लाई हो गया यहाँ पर, है ना। चलो और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अगर मान लिया जाए यहाँ पर ये ब्लॉक है ऐसे, और यहाँ पर अगर मान लो 40 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये 37 डिग्री एंगल है, ये 10 kg ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू दे दिया 0.5 और म्यू के का वैल्यू कितना दिया, म्यू के का वैल्यू अगर दे दिया कितना 0.4, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है सिंपल एक्सेलरेशन बताइए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को ध्यान रखना है बस सिंपल ये कि देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो 40 न्यूटन लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा 37, तो 40 cos 37 इधर लगा रहे हैं और एक कंपोनेंट इधर कितना 40 sin 37, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा रहे हैं mg दैट इज 10g इधर लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सरफेस कैसा है, रफ है। तो रफ सरफेस अगर है, अगर यहाँ पर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, है ना। तो चलो सबसे पहला काम यहाँ पर जो करना है हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन लगा निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ लिमिटिंग निकालना है, और फिर एफ लिमिटिंग के बाद देखना है कि ये अप्लाइड फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ लिमिटिंग से ज्यादा है या कम, ये देखना पड़ेगा। तो चलो इसका वैल्यू हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, cos 37 दैट मींस 3/5 नहीं होता है 4/5, ठीक है, 4/5, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कट के 8 हो जाएगा, 32 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर 3/5 करोगे तो 8 3 जा 24, इसलिए 24 लिख लिया। चलो अब देखो अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो ऊपर पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद 24 और नीचे में क्या लग रहा है 10g दैट मींस 100। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 24 दैट मींस कितना हो जाएगा 76 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर म्यू एस इंटू एन करोगे तो म्यू एस का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0.5 इंटू 76, दैट मींस इसका हाफ कर लो 35 और 3 38 न्यूटन, ठीक है, 38 न्यूटन। तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू इस केस में कितना आ रहा है 38 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना हो रहा है, और देखो जो अप्लाइड फोर्स था उसका जो पैरेलल वाला कंपोनेंट वो कितना है 32 न्यूटन है, ठीक है, जो कि एफ लिमिटिंग से क्या है कम है, एफ लिमिटिंग से क्या है वो, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 38 न्यूटन तो कम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, स्टैटिक वाला सिचुएशन हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कम है तो स्टैटिक सिचुएशन, तो यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ गए। चलो